थिंकर होगा। अब तक हम लोगों ने प्लेटो से स्टार्ट किया, एरिस्टोटल हुआ, मेकियावेली हुआ, हॉब्स हुआ, लॉक हुआ। रूसो वैसे तो हमारे सिलेबस के अंदर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यूपीएससी हमेशा उस पर सवाल करती है, तो हमको भी रूसो को लेकर के वैसे सवाल भी नहीं करती है। अगर आप देखोगे तो रूसो के ऊपर में जो पिछले सवाल है, ठीक है, वो बहुत पुराना है। मतलब एक ही सवाल पूछा है, वो भी 2004 में और 2000 में पूछा है। डायरेक्टली रूसो के ऊपर में सवाल कोई भी नहीं पूछा है। तो रूसो ऐसे सिलेबस में नहीं होने की वजह से बहुत रेयरली पूछा जाता है। रेयरली भी कब? तो आज से लगभग 20 साल पहले पूछा हुआ है सवाल, अभी भी नहीं पूछा है उन्होंने। ठीक है। और वही अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी चेक करो तो भी आपको दिखेगा कि रूसो को कोई सवाल नहीं आने वाला है। तो लेकिन फिर भी हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन का ये वाला थिंकर पता होना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आज आपका असाइनमेंट है कि अगर हो सके तो थोड़े से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग जो है वो पढ़िएगा। ओके, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वीडियोस भी देखिएगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए भी करना है क्योंकि वो 18th सेंचुरी की यूरोपियन घटनाओं के अंदर में आता है, और यूपीएससी अपने को पूछती है, खास करके जो हमारा GS1 वाला जो पार्ट है उसके अंदर में अपने को ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे भी पूछ सकते हैं कि उसके रीजंस क्या थे, क्या नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो बनती कोशिश अगर हो सके तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका एक आधा वीडियो देख करके उसके कुछ छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स बना लेना। दो काम हो जाएंगे। एक, आपको रूसो प्लस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स अच्छे से समझ में आएंगे। और दूसरा, इवन तुम्हारे जो मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो वाला कंपोनेंट अच्छे से हो जाएगा। एक मोटा मोटी उसकी घटना बता देता हूँ कि हर तरफ में अब एनलाइटनमेंट का एज चल रहा है। एनलाइटनमेंट मतलब क्या? तो हमने देखा कि इट ऑल स्टार्टेड विद रेनेसा, बराबर है। रेनेसा से शुरू हुआ। रेनेसा में हम लोगों ने रीबर्थ ऑफ लॉजिक देखा। अब इसी के साथ साथ हम लोग जो है वो एक और चीज देखते हैं जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब क्या? रिफॉर्मेशन मतलब किसके अंदर में रिफॉर्म? आंसर इज रिलीजन के अंदर में रिफॉर्म। तो हम लोग क्या देखते हैं? रिलीजन के अंदर में हम लोग रिफॉर्म देखते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा सुन, इसको थोड़ा सा जूम आउट करो। हम्म। झूम आउट, हाँ. म्हणजे मी जर इथंही आलो ना तरी दिसलं पाहिजे असं. बस. थोडं थोडस झूम परत कर. थोडस और. बस. ठीक है. तो हम लोग क्या कह रहे थे? रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन मतलब क्या? रिलीजन के अंदर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बराबर है। इसकी अगली स्टेप क्या है? रिलीजन के अंदर में रिफॉर्म हो रहे हैं, इसी के साथ साथ धीरे धीरे एक और चीज हो रही है, वो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि साइंटिफिक रिवोल्यूशंस भी हो रहे हैं। अब नई नई मशीन्स आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद में धीरे धीरे इन्हीं से, रिफॉर्मेशन और साइंटिफिक रिवोल्यूशन के साथ साथ, लोगों के अंदर में एक और चीज आने लगती है जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटनमेंट। कि अब लोगों को लग रहा है अच्छा इसका रीजन ये है, ऐसा है, वो ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। जैसे अपने घरों के अंदर में खास करके अभी भी कहा जाता है कि रात को नाखून मत काटना, बराबर है। आप बोलते हो क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा? बोले नहीं काटने का बोल दिया ना। अरे नहीं काटने का क्यों? क्योंकि पहले के जमाने के अंदर में अंधेरे के अंदर में अगर आप रात में नाखून काटते थे, हो सकता है कि एक आधा नाखून उड़ के आंखों में चले जाए। तो इसलिए उन्होंने नियम बनाए कि रात को नाखून मत काटना। लेकिन अब तो ट्यूबलाइट्स हैं, अब लाइट्स हैं, अब हम हर समय अपने को दिखता है। तो वो वाले प्रिंसिपल जो है लागू होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है। तो अब एनलाइटनमेंट हो रहा है, हमें चीजें पता चल रही है कि अच्छा इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे वो रीजन है। तो वो जब होता है
तो धीरे धीरे अब साइंस की बात हो रही है, अब एनलाइटनमेंट की बात हो रही है। जीन जेकस रूसो ये इसी एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट में है और उसके बावजूद ये पॉपुलर है। तो वो पूरी एनलाइटनमेंट की एज, जहां देखो वहां पे साइंस की बात हो रही, जहां देखो वहां केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, साइंस ने देखो ये कर दिया, साइंस ने देखो वो कर दिया, ये सब चल रहा है। और उसी एज में ये साइंस को बुरा बोल कर जाता है, जीन जेकस रूसो। इनफैक्ट इसी के आइडिया से आगे जा करके, ठीक है, तो ये 78 में गया। लगभग 89 के आते आते हम लोग देखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों होता है? तो उसके पीछे अगेन सिंपल सा रीजन है। मतलब अगर अब तक हम लोग सारा का सारा जो भी देख रहे थे वो ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर में देख रहे थे कि ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर में रिवॉल्यूशन हो रहा है, उधर के लोग कैसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। अब धीरे धीरे इवन फ्रांस के अंदर में भी हम लोग जो है वो ऐसी ही अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। तो यहां पर फ्रांस के अंदर में भी तीन स्टेट्स बोलते थे इनको, तीन क्लासेस हुआ करते थे। एक तो ऑब्वियसली इन सब के ऊपर में होगा किंग, ठीक है। फिर इसके बाद में एक होगा फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट में होंगे जो क्लर्गी जो होते हैं वो, ठीक है। फिर आता है सेकंड स्टेट, और सेकंड स्टेट के अंदर में नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट के अंदर में पेजेंट्स, या फिर बाकी के सारे लोग जो हो गए वो सारे इसमें आ गए। तो ऐसे तीन स्टेट इनके हुआ करते थे। इन्होंने भी कभी प्रॉमिस किया था कि भाई इस तरीके से तीनों स्टेट मिल करके क्या करेंगे, टैक्स वगैरह जो रेज करेंगे। और इन्हीं सबकी एक असेंबली मिलती थी, उस असेंबली को इन लोग नेशनल असेंबली कहते थे। ठीक है, नेशनल असेंबली वगैरह की बात हुई थी, क्योंकि क्या होता है ना, किंग को जब भी पैसे लेने होते हैं तो उसको लोगों के ऊपर टैक्स लगाना है। तो अगर मैं तुम्हारे कंसेंट से ही मैं तुम्हारे ऊपर में टैक्स लगाऊं तो मेरे लिए जरा इजी हो जाता है, मेरे अगेंस्ट में रिवॉल्ट नहीं होगा। तुम लोग जब बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तो मैं बोलूंगा अरे तुमने ही तो बोला, तुमने ही तो बोला ना, तुमने अलाउ किया ना मुझे टैक्स लगाना। तो फ्रांस जो है उस समय में बहुत ही एक अनइक्वल समाज है। और उसमें भी ये जो फर्स्ट टू स्टेट जो है, और इसमें से नोबिलिटी वाले जो लोग हैं, क्लर्गी वाले लोग हैं, किंग वाले जो लोग हैं, तो रिगार्डलेस नीचे कितनी गरीबी है, रिगार्डलेस नीचे कितनी पॉवर्टी है, रिगार्डलेस लोगों के पास में खाने को चीजें नहीं है, उन लोग अपनी मस्त पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और हंसते अलग हैं कि हम लोग कोई पुअर पेजेंट थोड़ी है जो अपनी कमर तोड़ते बैठेंगे। ठीक है, हम लोग कोई पुअर पेजेंट थोड़ी है जो हम लोग अपनी कमर तोड़ते बैठेंगे। तो इस तरीके की बात जो है वो बेसिकली वो कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और मोटा मोटी ये लोग 98% है और ये लोग सब मिला करके 2% है। मतलब 98% लोग जो गरीब हैं उनके ऊपर में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और सबसे अमीर, सबसे वेल्थ ज्यादा किन के पास में? 2% लोगों के पास में है। इन लोगों के ऊपर में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। मजेदार बात है कि इनकी एक जब नेशनल असेंबली की मीटिंग होती थी टैक्स रेज करने के लिए, तो सब लोग मिलते थे और इन्होंने क्या किया था कि 3 वोट्स दिए थे कि भाई तुम्हारे जितने भी लोग हैं, तो इसके जो भी क्लर्गी वाले जो लोग हैं, फर्स्ट स्टेट वाले, क्लर्गी मतलब समझ जाओ चर्च, और चर्च के पादरी, चर्च के जितने भी लोग होंगे वो हो गए। तो ये फर्स्ट स्टेट हो गया। ये सेकंड स्टेट क्या मतलब है? नोबिलिटी, जो भी नोबल्स होंगे, लॉर्ड्स वॉर्ड्स, ठीक है, तो उन लोग हो गए। और फिर नीचे हो गया इनका थर्ड स्टेट। ओके, और किंग इनके मीटिंग के ऊपर में बैठेगा और बोलेगा कि ये सभी को, फर्स्ट स्टेट को 1 वोट है, सेकंड स्टेट को 1 वोट है, और थर्ड स्टेट को 1 वोट है। तो तीनों को एक एक वोट है, और मेजोरिटी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि अपने को टैक्स रेज करने हैं या नहीं करने हैं। और उसमें फिर इन लोग जो है वो हर बार क्या होता था कि जब भी टैक्स रेज करने की बारी आती थी तो क्लर्गी को और नोबिलिटी को तो टैक्स वैसे ही नहीं देना है, तो इन लोग हमेशा फेवर में 1-1 वोट देते थे। और इनके ऊपर में कभी होता ही नहीं था। धीरे धीरे फिर अब एनलाइटनमेंट की एज चल रही है, उनको समझ में आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई ऐसे तो हम लोग हमेशा ही मेजॉरिटी होकर के भी माइनॉरिटी में रह जाएंगे। क्योंकि देखो ना क्लियरली 98% जनता थर्ड स्टेट की है, लेकिन उनको 1 वोट मिला है। और इनका कुछ नहीं है, उन लोगों को वोट मिला है, तो टैक्स रेज किए जा रहे हैं। और अच्छा, एक और चीज हो गई है अब।
लुई 16 नाम का जो किंग हुआ करता था वो, और उसकी जो वाइफ हुआ करती थी, तो उसकी वाइफ तो एकदम वो कुछ कुछ साउथ बॉम्बे टाइप की लड़कियां नहीं होती, सोबो जिसको बोलते हैं, कि भैया उधर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सोबो टाइप की जो लड़कियां होती हैं, जिनको बोलते हैं, कि जिनको समझता ही नहीं कि साउथ बॉम्बे के बाहर में एक दुनिया है, जिनको समझता ही नहीं है कि भाई पॉवर्टी नाम की भी चीज होती है, जिनको समझता ही नहीं है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि तुम कोई चीज मांगो और वो तुम्हें हर बार मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो जाए। उनको लगता है गरीबी है ही नहीं, उनको लगता है पानी कहाँ से आता है, उनको लगता है नल से आता है। पर नल में कहाँ से आता है, नल में पानी कहाँ से आता है, वो कुछ पता ही नहीं, पीछे का मैकेनिज्म ही नहीं पता। वो डेलुलु वर्ड जिसको हम लोग, डेलुलु वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, वैसा वाला वर्ल्ड। वैसी इसकी क्वीन थी। उसको लगता है पैसा तो ऐसे ही आ जाता है, आप बस विश मांगो और ऐसे आ गया, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये और आ गया, मुझे चाहिए वो। ऐसी उसकी क्वीन, और फुल खर्चीली क्वीन। और वो अलग अलग ना ऐसे ये भी बनाया करती थी, वो जैसे उर्फी जावेद अलग अलग ड्रेस बनाती है ना, वैसे ये अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती थी। एक पिंजरे का हेयर स्टाइल, जहाज का हेयर स्टाइल, नाव होती है नाव, नाव की हेयर स्टाइल बनाती थी। कभी तोते का कुछ तो बनाती थी, ऐसे कुछ भी। और पार्टीज वार्टीज थ्रो करना वगैरह वगैरह। तो लुई 16 बना हुआ है किंग, ठीक है। और लुई 16 के पीरियड में ही हम लोग ये सब यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि जनता इतनी नाराज है। और अब देखो घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। एक तो उसी समय में अमेरिकन इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ है, 1775, वो पीरियड चल रहा है। 1775 में अमेरिका ने अपना 1776 में अमेरिका ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। अब इनकी मदद के लिए फ्रांस आया। फ्रांस का स्worn एनिमी इंग्लैंड है। इंग्लैंड अमेरिका के अगेंस्ट में जा रहा है, तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। तो अमेरिका इनका दोस्त, तो अमेरिका की हेल्प इन्होंने फ्रेंच आर्मी ने की। ओके। और फिर इन्होंने जाकर के अमेरिका से पैसे मांगे, कि भाई वो थोड़ी हमने हेल्प वेल्प की थी तुम्हारी, तो उसका कुछ। तो अमेरिकन का क्या है, वो पैसे लेने में जानते हैं, देने में नहीं जानते हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। मतलब तुमने दूसरों के वॉर लड़े, उसमें पैसे उड़ाए। तुम ब्रिटेन के साथ में अलग लड़ रहे हो, उसमें पैसे उड़ा ही रहे हो। तुम इंडिया में ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहे हो, उसमें पैसे उड़ा रहे हो, पैसे ही पैसे उड़ा रहे हो, पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास में। अच्छा, फिर भी जनता सह लेती है। और टैक्स, मतलब भर भर के टैक्स, किस किस पे टैक्स पता है? इनके यहां पर एक ही ऑप्शन हुआ करता था, कुछ भी हो टैक्स लगा दो। मतलब आज हम लोगों को ये 5% टैक्स भरने में जान पे आता है, 50% टैक्स भी भरने में जान पे आता है, लगभग 80% टैक्स हुआ करता था। कि तुम नमक खा रहे हो ना, नमक पे भी हमको टैक्स दो। तुम्हारे घर पे तुमने जमा करके रखा है, तुमने तुम्हारे घर में टेबल है ना, टेबल पे टैक्स दो। और कुछ भी टैक्स बनाते थे। और फिर ऑब्वियसली जब टैक्स वसूलने के लिए आएंगे, तो लोग थोड़ी बदतमीजियां तो करेंगे ही। जब वो बदतमीजियां वगैरह करते थे, तो फिर इन लोग जो है वो गुस्से में आने लग गए, फिर इनके अंदर में वो रिवोल्यूशन की भावना जगती है। और रिवोल्यूशन की भावना ऐसी जगी कि बाद में जाकर के यही लुई 16 को, ठीक है, यही लुई 16 को पब्लिकली खत्म किया जाता है। ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी में अगर किसी ने इनडायरेक्टली अगर अपना रोल प्ले किया है, तो वो था जीन जेकस रूसो। ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इसका बेसिक बैकग्राउंड जो है वो देखते हैं। और इसी पीरियड में एक और चीज का इनोवेशन होता है। वो बोले बाकी एक ऐसे ही मजाक मजाक में बोलते हैं, बोले बाकी चीजों में इक्वालिटी थी या नहीं थी, लेकिन मरने में सबकी इक्वालिटी हो गई थी। बोले कैसे? कि पहले जो है वो डेथ सेंटेंस जब देते थे तो कैसे देते थे? किसी को फांसी पे लटका देंगे, किसी को घोड़े के पीछे बांध करके उसकी बॉडी को खींचते हुए तुम लेकर के जाओगे, किसी की तुम चमड़ी उधेड़ रहे हो, किसी का और कुछ कर रहे हो, तो अलग अलग तरीके से मारते थे लोगों को, जिसमें ज्यादा पेन देना और समय भी लगता था वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है इन्होंने एक गिलेटिन नाम के एक इक्विपमेंट का आविष्कार कर दिया। गिलेटिन में क्या होता है, गिलेटिन के अंदर में इस तरीके से आप देखोगे, तो ये यहाँ पर जो है ऐसा एक लकड़ा होगा,
इस लकड़े के ऊपर में इसकी बॉडी, मतलब इसको ऐसे सुलाते हैं कि यहाँ पे इसका सर रखेंगे और पीछे की तरफ में इसकी बॉडी होगी पूरी, और फिर यहाँ से ऊपर से जो है वो एक ऐसी ब्लेड आती है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर में ब्लेड आती है। गिलेटिन नाम के बंदे ने इसका इनोवेशन किया था। और फिर क्या करना है, फिर उसके बाद में एकदम खाड़ से करके इस बस ब्लेड को छोड़ना है। इसका वजन ही इतना होता था कि सीधा सर निकल करके बाहर और बॉडी पीछे। तो गिलेटिन के से खट करके खट कटक कटक कटक। तो मरने में सबकी इक्वालिटी इन्होंने जरूर बना दी थी। बोले किसी को मारना है तो फांसी में क्या होगा, तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है फांसी देने के लिए। पहले तुम उसको पकड़ो, फिर वो थोड़ा रेजिस्टेंस करेगा, उसके हाथ बांधो, फिर उसको लटकाओ। उसका वजन ज्यादा, तो लटकाते लटकाते तुम ही थक जाते हो। इसमें कुछ नहीं, हाथ बांधा, मुंडी मरोड़ा, पीछे रखा, खटाक, चल रहे अगला, खटाक, चल रहे अगला। और ये गिलेटिन जो है, इसी को यूज किया जाता है सभी लोगों को मारने के लिए। खुद लुई 16 और उसकी क्वीन, दोनों का भी इसी तरीके से मारा गया था। बाद में ये जो रिवोल्यूशनरीज आते हैं, तो इसी नेशनल असेंबली के अंदर में, तो वो आप जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी पढ़ोगे तो इनको मिलने नहीं दिया जाता है। फिर लोग टेनिस कोर्ट वहीं पे बाजू में होता है, वहां पे जाते हैं, टेनिस कोर्ट की ओथ लेते हैं। फिर ये रिवोल्यूशनरीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर ऑब्वियसली अब इनके दुश्मन बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी आइडियाज फैलने नहीं देना चाहता। जेन जी ने अगर रिवॉल्यूशन बांग्लादेश में किया है, नेपाल में किया है, श्रीलंका में किया है, यही जेनजीज कल को जा करके इंडिया में भी ऐसा रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। और आइडिया नहीं देनी है। और हर एक देश, भले ही यहां से बाहर से देख रहा है तब उसको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम लोगों के अंदर में ये वाली आइडिया डालते हो कि ऐसा भी किया जा सकता है, तो ये फैलता है। आइडियाज की क्या खास बात है ना, कि ये बहुत जल्दी फैलती है। अभी तक इवन झारखंड के अंदर में अच्छे से सारे के सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, कल इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और यही अराजकता है। झारखंड के स्टूडेंट्स की सभी मांगे सही हैं। झारखंड के स्टूडेंट सब कुछ एकदम अच्छे से इनका चल रहा था। कोई देश विरोधी नारे नहीं लग रहे थे, कोई भी उल्टे पुल्टे लोगों को इन लोग नहीं लेकर के आए थे मंच पे। तो गड़बड़ कहाँ हुई? कल इन लोगों ने असेंबली की तरफ में कूच कर दिया कि हम लोग जो है वो नेशनल, मतलब जो अ, झारखंड की जो रांची के अंदर में असेंबली है उसका हम घेराव करेंगे। उधर गलती है, क्योंकि इसका मतलब क्या, तुम उसके सिक्योरिटी बैरिकेड, जो तुम्हारे 4 लेवल के सिक्योरिटी बैरिकेड्स को क्रॉस करके अगर आप लोग इस तरीके से जाओगे, तो इसका मतलब है कि फिर कल को तुम अंदर पहुंच जाओगे। अंदर पहुंचने के बाद में फिर वो अफरा तफरी, और फिर वही आप लोग, हो सकता है उधर गुस्से में आकर के तुम एमपीज एमएलए को मारो। वो अलाउ नहीं करना चाहिए ना। फिर उधर लाठीचार्ज हुआ, और फिर होता क्या है कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो लाठीचार्ज तो करना ही पड़ेगा ना। तुम अगर खुद भी लॉ एंड ऑर्डर अगर संभाल रहे होते तो उस समय तुम्हारा काम है ना कि अंदर जो बैठे हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और तुम, एक 10-20 हजार लोगों को लगता है ना कि जो अंदर बैठे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन पूरी देश की, पूरी उस झारखंड स्टेट की जनता ने तो उनको इलेक्ट करके भेजा है ना। वो तो मानती है ना। तो सिर्फ कुछ लोगों के मानने से क्या होगा? तो ये ट्रेंड जो है वो अच्छा नहीं है। आप प्रोटेस्ट करो, जहां जितना लॉफुली आपको प्रोटेस्ट करना उतना करो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग नहीं हिला सकते। तो राइट टू प्रोटेस्ट आपको मिला है आर्टिकल 19 के अंदर में, बट लॉ एंड ऑर्डर ये नाम की कोई चीज भी तो होती है ना, ऐसा। एनीवेज, तो इन सब के आइडियाज को इंस्पायर करने वाला अगर कोई बंदा है तो उसका नाम है जीन जीकस रूसो। रूसो की कहानी ऐसी है कि ही वॉज बॉर्न इन टू अ जिनेवा फैमिली। तो जिनेवा ऑलमोस्ट जैसे स्विट्जरलैंड। तो अगर आज का स्विट्जरलैंड आप देखो तो स्विट्जरलैंड की सिटी है जिनेवा। और स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। तो और उस समय भी, मतलब लोग जो है वो जैसे अपने देश में हम लोग भारत भ्रमण करते थे, हमारे ऋषि मुनि हैं, बाकी भी कोई लोग हैं, तो बहुत आसानी से भारत भ्रमण करते थे। ऐसे यहाँ पर भी इनके लिए काफी कॉमन था कि इन लोग यूरोप भ्रमण करें। हमने देखा हॉब्स को भी घूम के आना पड़ा, हमने देखा लॉक को भी घूम के आना पड़ा, है कि नहीं? और ऐसे ही इवन जीन चिकस रूसो भी घूमता है, अलग अलग जगह घूमता है। इनफैक्ट बाद में जाकर के लास्ट में सेटल भी इंग्लैंड में होता है। तो
एक्सक्यूज मी। जीन जेकस रूसो जेनेवा के रिपब्लिक स्टेट के अंदर में जन्म लेता है। और स्विट्जरलैंड की खास बात है कि वहां पर हमेशा से डायरेक्ट डेमोक्रेसी रही है। छोटा स्टेट रहा है ना। छोटा स्टेट जब होता है तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं अफेयर्स के अंदर में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिए हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव जब हमने इलेक्ट कर लिए हैं तो इन लोग 5 साल रहेंगे, और 5 साल तक हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, हमारा कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में उनका पार्टिसिपेशन होता है टाइम टू टाइम। तो ये हम लोग वैसे पॉलिटी के अंदर में देखेंगे। आज से मेरे पॉलिटी के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पॉलिटी के अंदर में ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें इसका कुछ मतलब बनता है, ठीक है। क्या है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप लोग इवन आपके लक्ष्मीकांत के अंदर में पढ़ोगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में क्या होता है? एक होता है रिकॉल, ठीक है। दूसरा होता है इनिशिएटिव लेने की ताकत होती है। फिर रेफरेंडम लेने की ताकत होती है, ठीक है। फिर प्लेबिसाइड जैसी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। मतलब क्या होता है इसका? रिकॉल का मतलब है कि मैंने अगर एक बार रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज दिया है, अगर मुझे लगता है कि वो मेरी इच्छाओं के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आई कैन रिकॉल हिम और हर बैक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। स्विट्जरलैंड के अंदर में ऐसी कुछ पावर्स है ऑलरेडी। ये इनफैक्ट जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था 2011 के अंदर में, उस समय में ये वाली डिमांड रखी गई थी कि एक बार मैंने एमपी और एमएलए इलेक्ट कर दिया तो यूजुअली फिक्स टाइम मिल जाता है उनको 5 साल का। पर मेरा एमपी या एमएलए काम ही नहीं कर रहा है, 5 साल बाद में मैं उसकी जजमेंट लेने के लिए काम करूंगा। तो 5 साल बाद में मैं अगर देखूंगा कि वो काम ही नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उसको मुझे लगता है कि मुझे वापस बुलाना है, तो आई विल यूज दिस फीचर विच इज कॉल्ड एज द रिकॉल। कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट अगर रखे तो वापस वहां पे इलेक्शन होगा, और फिर उसको बुला दिया जाएगा, वो कंटेस्ट नहीं करेगा और दूसरा कोई कंटेस्ट करेगा। उसको रिकॉल बोलते हैं। देन देर इज इनिशिएटिव। व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आज अगर हमें कोई भी लॉ पास करना है, किसी मुद्दे पर लॉ बनाना है, तो हु हैज द अथॉरिटी? ओनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लोग खुद से कोई लॉ इनिशिएट कर सकते हो? नहीं। बट आप चाहते हो कि एक लॉ आए। लॉ क्या आए? लॉ आए कि हमारे देश के अंदर में कोई एनालॉग पनीर बिकना ही नहीं चाहिए। सिंपल लॉ। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारे देश के अंदर में एनालॉग पनीर सिर्फ 3 स्टेट्स में बैंड है। रिसेंटली महाराष्ट्र ने बैन किया है, गुजरात ने बैन किया है, और छत्तीसगढ़। ये 3 स्टेट है जहां पे एनालॉग पनीर नहीं मिलता है। नहीं, एनालॉग पनीर का मतलब है पनीर के जैसा, पर पनीर नहीं। फेक पनीर जिसको कहते हैं हम लोग। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई कंट्री एनालॉग पनीर जैसी चीजों को अलाउ कर सकता है। एनालॉग पनीर होना ही नहीं चाहिए था। पनीर की सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है? पनीर की सिंपल डेफिनेशन है, आपने दूध लिया, इस दूध को इधर नींबू से या विनेगर से फाड़ा, गर्म किया, उसको फाड़ा, और फाड़ने के बाद में जो कुछ इसका, जो दूध का क्रीमी टेक्सचर जो आपका बचा, आपने उसको जमा किया, उसके अंदर से पानी निकाला, और पानी निकालने के बाद में जो चीज बची उसको हम लोग कहते हैं पनीर। पनीर यही होता है। लेकिन पनीर का इकोनॉमिक्स क्या है? पनीर का इकोनॉमिक्स ऐसा है, अगर आप 5 लीटर दूध लोगे, उसको गर्म करके फाड़ोगे, तब जाकर के तुम्हारा 1 केजी पनीर बनेगा। 5 लीटर दूध का 1 किलो पनीर बनता है। लगभग लगभग भैंस का दूध 80 रुपए लीटर चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। वैसे अगर आप लोग चितड़े वगैरह या गोकुल लो तो 76 है।
बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस की गैस वैस भी उसमें लगता है, वो आप लोग छोड़ देंगे। इसके लिए अगर आप 80 लीटर भी अगर आप पकड़ो, तो 80 लीटर दूध, सॉरी 80 रुपए लीटर दूध भी पकड़ो, तो 400 रुपए का आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, दूध का पैसा लगा है। 320 रुपए किलो मिलने वाला पनीर असली होगा? सिंपल इकोनॉमिक्स है। और हम लोग भी, ये गलती है ना। मुझे बताओ, कैसे आप लोगों को पनीर पराठा, ठीक है, 30 रुपए में 35 रुपए में मिल सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। पनीर 400 रुपए तो सिर्फ दूध लग गया है, उसमें उसकी मजदूरी जोड़िए, बाकी सब तो चलो छोड़, हम लोग इतना मान ले कि भाई मैंने दूध महंगा ले लिया है। अगर बाकी सब चीजें भी अगर मैं देख लो तो 400, अच्छा अब देखो, हाँ 400 रुपए तो चलो मुझे, मैंने बनाया 400 रुपए में, इसके अलावा इसका भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, इसमें मेरी मार्जिन रखनी है। और अगर कोई होलसेलर है वो रिटेलर को बेच रहा है तो वो अपनी मार्जिन अलग रखेगा। तो मोटा मोटी पनीर अगर आपका लगभग 500 रुपए या 600 रुपए के नीचे अगर आ रहा है, समझ जाइएगा कि वो फेक पनीर है। अब सिर्फ पैसे ही पनीर की पनीर को असली या नकली नहीं बनाते हैं। हो सकता है कोई और गलती करे। अच्छा, अब नकली पनीर कैसे बनाया जाता है? नकली पनीर, या जिसको एनालॉग, अब कितने शातिर लोग हैं, नकली पनीर नाम नहीं देना है, इसलिए एनालॉग पनीर नाम दिया गया कि उसके जैसा। अरे भाई, एनालॉग होता क्या है, उसकी को नकली बोलेंगे ना आप। जो पाम ऑयल है, उसके अंदर में और भी बाकी के वाइट केमिकल्स वगैरह सब मिला करके उसको पनीर का टेक्सचर वगैरह दिया जाता है, और फिर उसको पनीर जैसा बनाया जाता है, उसको एनालॉग पनीर बोलते हैं। अब तक महाराष्ट्र के अंदर में एनालॉग पनीर अलाउड था, अब उसका इवन स्टोरेज अलाउड नहीं है, सेलिंग अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है। पर मेरा इंडियन गवर्नमेंट से ही सवाल है कि ऐसी चीजें अलाउड ही क्यों है हमारे कंट्री के अंदर में? आपने जब पनीर खाया तो प्रोटीन के लिए खाया था, तो प्रोटीन तो है ही नहीं एनालॉग के अंदर में, उसमें तो आप पाम ऑयल दे रहे थे आप लोगों को, तो वो अलाउड ही क्यों है? बेसिक सवाल। ठीक है। एनीवेज, तो एक तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लगभग 400 रुपए किलो के नीचे, 500 रुपए किलो के नीचे अगर कोई भी पनीर ले रहे हो, फेक है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। ओके। तो मानिए कि हम लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ऐसा कि हमारे देश के अंदर में एनालॉग पनीर बैन किया जाए। हमारे पास में कोई ताकत नहीं है। बट 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 अगर अगर स्विट्जरलैंड है तो वहां पर ऐसा किया जा सकता है कि कुछ लोग, 1 लाख लोग अगर पिटिशन साइन कर दे, तो उनके असेंबली के अंदर में दे विल हैव टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ लॉ। उनको लॉ लेकर के आना पड़ेगा। हम्म। बताता हूँ। सो ये फूड डिपार्टमेंट जो है, ये अलग अलग तरीके से काम करता है, और ये फूड वगैरह जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है। ओके। और कुछ चीजों के रूल्स होते हैं, ना कि लॉ होते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बस रूल्स चेंज किए, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से चेंज किए जा सकता है। ठीक है। फिर आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब अगर कोई लॉ बना हुआ है तो उस पर जनता की भी सहमति लेना। अभी अपने यहां पर लॉ बना है, कौन सा? एनजीओ को लेकर के एक FCRA करके अपने पास में एक लॉ है। आप सब अभी फिलहाल न्यूज में सुन भी रहे होंगे। ओपोजिशन इससे नाराज है। ओपोजिशन का कहना है कि इसे आप एनजीओज को खत्म ही कर देना चाहते हो। तो ये जो FCRA जो बिल लेकर के आए हैं 2026 का अमेंडमेंट के लिए, अगर स्विट्जरलैंड में होते तो इस पर रेफरेंडम होता, जनता भी इसके सपोर्ट में यस और नो बोलती, अगर जनता इसको रिजेक्ट करती तो ये लॉ रिजेक्ट होता। मतलब पार्लियामेंट पास करती प्लस जनता पास करती, उसको हम रेफरेंडम बोलते हैं। और प्लेबिसाइट उन चीजों के लिए लिया जाता है जहां की जनता बोले कि हमको तुम्हारे देश का पार्ट नहीं बनना है। मतलब टेरिटरी के लिए जब लिया जाता है, जैसे हमने जूनागढ़,
तो जूनागढ़ की जो रियासत थी वहां पे हमने प्लेबिसाइट लिया था। क्या किया था? तो जूनागढ़ का जो राजा था वो कहता है कि भाई हमको पाकिस्तान में शामिल होना है। फिर हमने एक पुलिस एक्शन की, जूनागढ़ का राजा भाग गया, और उधर पे हमने जनता से पूछा कि भाई तुमको कहाँ रहना है। जनता ने कहा हमको इंडिया में रहना है, और जूनागढ़ फिर इंडिया का पार्ट बना। कई बार प्लेबिसाइट का रेफरेंस आप लोग जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी सुनोगे कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाना चाहिए। इंडिया हमेशा से पहले से ही बोलता था, लेकिन आजकल नहीं बोलता है। तो ये प्लेबिसाइट होता है। ठीक है। तो ये जो है, ये सारे के सारे अपने मुद्दे हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, और ऐसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऑलरेडी जीन जेकस रूसो अपना बचपन बिता चुका है। तो कहीं ना कहीं जीन जेकस रूसो चाहेगा कि डेमोक्रेसी कैसी हो, डायरेक्ट। वो अपनी जब थ्योरी देगा तो वो डेमोक्रेसी चाहता है, लेकिन डेमोक्रेसी कैसी हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जीन जेकस रूसो को एक पैराडॉक्सिकल थिंकर कहा जाता है। पैराडॉक्सिकल इसलिए क्योंकि उसकी भाषा पैराडॉक्सिकल है। भाषा पैराडॉक्सिकल क्या है? वो बोलता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। जंजीरों से बंधा हुआ है। फ्री हो या चेन में हो, समझ ही नहीं आ रहा है। एक और स्टेटमेंट है, मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, कि हम इंसान को फोर्स कर सकते हैं कि तू फ्री हो जा। पर फ्री होने के लिए कोई कैसे फोर्स कर सकता है? तो ऐसे कुछ पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पैराडॉक्सिकल है। इसी के साथ साथ इवन पैराडॉक्सिकल इसलिए बन जाता है कि जो ऑथोरिटेरियन थिंकर्स है वो भी उससे इंस्पायर होते हैं, और लिबरल थिंकर है वो भी उससे इंस्पायर होते हैं। मुसोलिनी, हिटलर, वो भी इससे इंस्पायर्ड है, और जो लिबरल थिंकर्स है वो भी इससे इंस्पायर्ड है। एक ही तरफ से दोनों लोग जो है उनको इंस्पायर किया हुआ है। तो इनकी लाइफ ऐसी थी, शुरू हुए वो, तो इनका क्या ना कि बचपन बहुत बुरा बीता थोड़ा सा, और ही वॉज नॉट अ वेरी गुड फादर। ठीक है। जीन जेकस रूसो, इनकी 9-10 साल की उम्र में माँ बाप दोनों का साया हट गया। फिर इनको किसी रिलेटिव के पास में भेज दिया गया, वहां पर भी उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है। फिर बाद में ये पेरिस वेरिस आए, वहां पर अब इनको पेट्रॉन्स मिलते हैं। पेट्रॉन मतलब कोई ना कोई जो तुमको पैसे दे दे थोड़ा सा, और स्पॉन्सर करे। ठीक है। तो ऐसे कुछ पेट्रॉन्स वगैरह मिले, वो सब हुआ। फिर धीरे धीरे थोड़ा पढ़ने वगैरह लगा, और उसी के बाद में फिर फ्रांस के रास्तों पर जब ये चलता था, तो चलते चलते एक बार एक कंपटीशन ने इनकी, क्या कहते हैं, इनको रोक लिया। एक एसे राइटिंग कंपटीशन था। उस एसे राइटिंग कंपटीशन के अंदर में ऐसा लिखा हुआ था कि आर्ट एंड साइंस क्या हमको आगे ले जा रहा है। ठीक है। और कैसे ले जा रहा है, तो इस चीज पर एक कंपटीशन था, और ये अपने एक दोस्त को मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन उस समय उन्होंने उस पर बहुत गंभीर विचार किया कि क्या आर्ट एंड साइंस हमें सच में आगे लेकर के जा रहे हैं, या हमारी जिंदगी और बुरी बना रहे हैं। एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, एनलाइटनमेंट के एज में ये साइंस के अगेंस्ट में बोलते हैं। ये कहते हैं कि साइंस ने ही हमारे बीच में माइन एंड दाइन की फीलिंग लगाई है, कि मेरा तेरा करने की फीलिंग लगाई है। आर्ट के वजह से लोगों के अंदर में दिखावा बढ़ गया है। आज मैं कैसा टी शर्ट पहन के जाऊं, लोग क्या बोलेंगे, आज मेरी हेयर स्टाइल कैसी रखूं, मैं मेरे थोड़े से बाल जा रहे हैं उसका क्या करूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। बोले ये आर्ट और साइंस की वजह से हुआ। तो आर्ट एंड साइंस की वजह से हम लोग डिप्राइव्ड एनिमल्स बनते जा रहे हैं। हम लोगों का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और मजेदार बात है कि ये वो कंपटीशन जीत जाते हैं। एनलाइटनमेंट की एज में एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट में बोल करके ये जीत जाता है। और उस समय में फिर एकदम सडनली जो है वो ये न्यूज में आ जाता है बंदा, कि अरे ये कौन आ गया ऐसा। और उसने लॉजिकल तथ्य दिए थे इसके पीछे, कि भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो उसी पीरियड का एक बहुत बड़ा थिंकर है जिसको वोल्टेयर कहते हैं। वोल्टेयर इनका कट्टर दुश्मन बनता है आगे जा करके, बिकॉज वोल्टेयर प्योर साइंस का एकदम थिंकर है। वो साइंस की बात करता है, साइंस की तरक्की की बात करता है। फिर बाद में ऑब्वियसली जब तुम ऐसा लिखते हो
और लिखते लिखते तुम दुश्मनियां पालते हो, तो दुश्मनियां पालते पालते फिर इनको भागना पड़ता है। तो फिर कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे, फिर वापस से इंग्लैंड जाता है डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम करके एक और इंग्लैंड का थिंकर है, तो इसके पास में कुछ नहीं होता है, तो नहीं होता है तो फिर उधर भागता है, उधर भाग के डेविड ह्यूम उसको कुछ दिन अपने पास रखता है, लेकिन उससे भी लड़ाई कर लेता है, उससे भी लड़ाई करके फिर वापस फ्रांस में आकर के मर जाता है। तो जर्मनी में, सॉरी, क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बॉर्न हुआ हुआ बंदा इस तरीके से पूरे यूरोप में घूम घाम करके एंड में वापस से पेरिस में ही खत्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो आइडियाज लिखे, इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना बताया, उसके बेसिस पर आगे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर करने का काम इन्होंने ही किया। तो जीन जेकस रूसो। ओके, तो इंट्रोडक्शन में एज आई सेड कि ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड हियर इफ यू सी, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अंदर में ये जिनेवा है, और इस जिनेवा के अंदर में यहाँ से ये फ्रांस आता है। बाय द वे, मैं स्विट्जरलैंड जाके आ चुका हूँ, वहां पे शाहरुख खान जैसे मैंने एक बार पोस्ट भी दिया हुआ है, 9 साल पहले, बराबर 9 साल पहले। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेशन था। एनीवेज, तो ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के यहाँ पे जिनेवा है, और इसके बाद में ये फ्रांस है, तो बॉर्डर से सटा हुआ ही है। ओके, और ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन्होंने ही फ्रांस के जो 3 आइडियाज है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 आइडियाज है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी और भाईचारा, ऐसा। उसको पॉपुलर सॉवरेंटी का फादर भी कहते हैं, जनरल विल का भी हम लोग इसको थिंकर बोलते हैं। वो सब क्या है आगे अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो है उसको थिंकर ऑफ पैराडॉक्स बोलते हैं। रीजन बीइंग, एक तो उसकी लैंग्वेज पैराडॉक्सिकल है, ही सेज मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि हर तरफ में कभी समाज का बंधन है, कभी किसी और का बंधन है। तो ये ना, ये बोलता है कि सोसाइटी ने सारी गड़बड़ की है। वो बोलता है मैन जब बॉर्न हुआ ना, बहुत अच्छा इंसान था वो एकदम नोबेल सैवेज। जब तक मैन सोसाइटी के अंदर में नहीं था ना, उसको चिंता ही नहीं थी दूसरों की, उसको बस दो ही तीन चीजों की ही चिंता थी, क्या, कि खाना, प्रोक्रिएशन, दैट्स इट। बस मेरे को खाना खाना है, मेरे को सेल्फ प्रिजर्वेशन करना है, उसके अलावा मुझे कोई चीजों की फिक्र ही नहीं थी पहले। बोले जैसे ही समाज आता है ना, मेरी सारी इच्छाएं कुंठित होने लगती है। मुझे अब सडनली दूसरों के नजरिए से अपने आप को देखना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है, अरे मैं मोटा तो नहीं दिख रहा हूं। मुझे देखना पड़ता है, अरे मैं पतला तो नहीं दिख रहा हूं। अरे मैं गंदा तो नहीं दिख रहा हूं। अरे मैंने ब्रश नहीं किया, मेरे से बदबू तो नहीं आ रही है। अरे मैंने जो पहना है उस पर कोई हंस तो नहीं देगा। अगर तुमको अकेले छोड़ दिया जाए कि तुमको कोई देखने वाला नहीं है, तुम कभी नहीं नहाओगे। तुम कोई परफ्यूम परफ्यूम के पीछे नहीं पड़ने वाले हो। तुम कोई आर्ट वार्ट नहीं करने वाले हो सकता है तुम कपड़े भी ना पहनो, क्योंकि किसी और का गेज ही नहीं है तुम्हारे ऊपर में। और जब किसी और का गेज नहीं तो तुम कैसे रहोगे, एकदम फ्री सेल्फ, एकदम तुम्हारी रियल विल में रहोगे तुम। रियल विल, तुम अपनी इच्छा के हिसाब से काम करोगे, कहीं पर भी प्रदूषित नहीं होगी वो विल। लेकिन जैसे ही समाज बनता है, तो समाज के साथ रह रह करके वो बुरा सोचने लगता है, बुरा बनने लगता है। मेरे छोटे भाई की बेटी है, शिवन्या। ठीक है, रील देखते देखते रोने लग गई जोर जोर से। क्यों? उसके अंदर में दिखा रहे थे कि वो एक गरीब है, गरीब को खाना नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह। सोच कर कि इंसान के मन में प्योर जो थॉट्स है वो यही है, दूसरों के लिए हेल्प करें, ये करें वो करें। लेकिन यही लड़की कल को जब बड़ी हो जाएगी ना, जब उसको पता चल जाएगा कि इतने सारे लोगों के दुख वो नहीं खत्म कर सकती, तो आगे उसको असर भी नहीं पड़ेगा उसका। हम भी थे ऐसे ही कि गरीबी खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, होता नहीं है ना। कल को तुम सब अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने फायदों के अंदर में तुम घुस जाओगे। तो समाज जो है वो तुम्हें करप्ट करता है, ऐसा रूसो का कहना है। वो कहता है कि साइंस ने प्रोग्रेस नहीं किया है, साइंस ने तुम्हारी मटेरियलिस्टिक चीजों की और भूख जो है वो बढ़ा दी।
साइंस ने तुम्हारे अंदर में माइन एंड दाइन की फीलिंग लाई कि ये मेरा है, ये तेरा है, और मेरा तेरा करने की वजह से तुम एकदम सेल्फ इंटरेस्टेड इंसान बन गए, और फिर तुम करप्टेड बन गए। तो वो कहता है कि फिर क्या करें, कैसे जिए, तो वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा फिर। ठीक है। बट एनीवेज ही इज वेरी यूनिक थिंकर, रीजन बीइंग डिस्पाइट बिलोंगिंग टू एनलाइटनमेंट एज, that is age of science, reason and modernity, he criticized science and modernity. Okay. And he is the first person to suggest कि man is not bad, but society जो है जिसके अंदर में वो रह रहा है वही बैड है, इसीलिए उसको हम लोग एक यूनिक थिंकर कहते हैं। इसका मेन कंसर्न क्या है, हर एक थिंकर का एक कोई ना कोई कंसर्न होता है। यस। हमने देखा, क्या कहते हैं, हॉब्स का मेन कंसर्न राइट टू लाइफ है। लॉक का मेन कंसर्न प्रॉपर्टी दिलवाना है तुमको, तुम्हारी प्रॉपर्टी की रक्षा करवानी है। ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी एक मेन कंसर्न है, इसका मेन कंसर्न है कि हाउ कैन वी, ठीक है, हाउ कैन वी बैलेंस अथॉरिटी एंड लिबर्टी। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही कोई अथॉरिटी आती है, ठीक है, जैसे ही कोई अथॉरिटी आती है तो हम लोग फिर फ्री नहीं होते हैं। अभी आप लोग सब अपने हिसाब से पढ़ाई करते हो। हम्म। यस। केवल कितने बजे उठते हो? केवल का चलो मुझे पता है, आपका बताओ, करण ना। हम्म। 6 बजे उठते हो, फिर? हम्म। 7:30 पौने 8 तक निकलते हो, तो उसमें फिर भी लगभग आप पौने 2 घंटे क्या कर रहे हो? 6 बजे उठे हो, पौने 8 बजे निकल रहे हो, 7:30 को भी निकले तो भी 1.5 घंटा क्या कर रहे हो? फिर ठीक है, फिर इधर आए, फिर उसके बाद में आगे का शेड्यूल। अभी तुम्हें, तुम्हारे पास में लिबर्टी है, तुम कब मोबाइल यूज कर सकते हो, कब नहा सकते हो, कब विपश्यना कर सकते हो, है। बट वही तुमने मुझे तुम्हारे ऊपर में अथॉरिटी बना करके बिठा दिया कि सर अब आप मेरा जो है, मुझे मेरी दिनचर्या पसंद नहीं आ रही है, यू बिकम द अथॉरिटी एंड यू टेल मी हाउ टू डू इट। मैं तो आता ही पहले ही बोला कि 1.5 घंटा क्या कर रहे थे। बोले नहीं वो पापा से बात है। अरे रोज रोज पापा से क्या बातें करनी है? चुपचाप आज से 5:30 बजे उठोगे, उठते ही ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, नहाओ, और इसके लिए तुमको मिलेंगे एग्जैक्ट 5, 5 और 5 मिनट, मतलब 15 मिनट में मुझे तुम रेडी चाहिए। पौने 6 बजे तुम विपश्यना करने के लिए बैठ जाना, एग्जैक्ट 10 मिनट जो है, और 5 मिनट आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम ले लो। 6 बजे तुम मुझे बुक पढ़ते हुए दिखने चाहिए। नाश्ता करने में तुम आधा आधा घंटा लगाते हो, 7 मिनट का काम है नाश्ता करना, 7 मिनट के अंदर में तुमको नाश्ता करना है। फिर तुमको ट्रैवलिंग ऐसे करनी, तुमको पढ़ाई इतने बजे करनी, तुमको रील इतने ही बजे देखनी है, तुमको ऐसे ही करना है। विल ही बी फ्री? द मोमेंट ही अपॉइंट्स अथॉरिटी, उसकी लिबर्टी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर तुमको ज्यादा लिबर्टी दे दूं तो फिर तुम्हारे ऊपर में अथॉरिटी ही नहीं होती, और अथॉरिटी नहीं होगी तो कभी कभी काम नहीं होता है। तो हाउ टू रिकंसाइल दीज टू, यही रूसो का मेन एम है, कि मैं कैसे अथॉरिटी और लिबर्टी, इन दोनों चीजों को रिकंसाइल करूं, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अथॉरिटी इनटू लिबर्टी इज इक्विवेलेंट टू 1। मतलब अगर अथॉरिटी बढ़ती है तो लिबर्टी कम होती है, और अगर लिबर्टी बढ़ती है तो अथॉरिटी कम होती है। तो हाउ टू बैलेंस इट, यही इसका मेन पर्पज है, और उसका उत्तर रूसो देते हैं कि अथॉरिटी और लिबर्टी को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं एक ही ट्रिक से, और वो ट्रिक है कि अगर मेरे सेल्फ मेड लॉज अगर मेरे ऊपर में लगाए जाए तो फिर अथॉरिटी और लिबर्टी को बैलेंस कर सकते हैं।
मतलब क्या? मतलब इसने वो अथॉरिटी किसको दी? मुझे दी थी। और मैं जब बना रहा था लॉज तो मैंने उसको बोला नहीं 5:30 उठेगा। बट ये बोलता है सर मैं सर 11:30 तक सोता हूँ, 5:30 बजे उठूंगा, दिन भर कॉलेज वगैरह सब है, फिर नींद ही आती रहेगी मेरे को। तो प्लीज मैं 5:30 नहीं, मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ। मैं बोला नहीं, अथॉरिटी हूँ मैं, तूने मेरे को बोला ना, अब मेरे हिसाब से ही कर। तो होता क्या है कि फिर अथॉरिटी एक्सेसिव हो सकती है। अच्छा, तो दूसरा क्या करें? तो दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये अपना खुद का प्लान बनाए, ये अपने हिसाब से प्लान बनाए, और अपने हिसाब से प्लान बनने के बाद में मुझे सबमिट करे, और फिर मैं इंश्योर करूं कि वो अपना प्लान फॉलो करे। तो नाउ ही विल हैव लिबर्टी। तो उसने जब अपना प्लान बनाया तो वो बोला कि सर मैं 6 बजे उठूंगा। ठीक है। उठते ही मैं ब्रश वगैरह करूंगा आराम से, बाथरूम में बैठूंगा तो रील्स देखते देखते थोड़ी देर मस्त एंजॉय करते करते बैठूंगा। नहाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे 5 मिनट में नहाना नहीं होता, मुझे एटलीस्ट 10-15 मिनट चाहिए। शॉवर में एकदम ऐसा मस्त कर रहा हूँ। तो मैं 6:45 बजे तक नहा धो करके रेडी होऊंगा। और उसके बाद मैं सर नाश्ता करूंगा, मुझे बहुत भूख लगती है, फिर थोड़ी देर पापा से बातें करूंगा, और फिर मैं 7:30 बजे निकलना चाहता हूँ। तो फिर वहां पे हो गया, फिर मैं बाद में यहाँ पढ़ूंगा, फिर मैं बाद में इतनी देर में दिन भर में आधा घंटा ही मोबाइल यूज करना चाहता हूँ, ऐसे करना है वैसे करना है। अब आप इंश्योर करो कि मैं ऐसा करूँ। तब ये अगर 6 बजे नहीं उठता है तो इसको उठाने का काम मेरा हुआ कि अरे 6:15 बज गए, 6:30 बज गए, अब तक उठा नहीं। फिर शेड्यूल कैसे फॉलो होगा, तो वो बात अलग। तो जैसे इसने सेल्फ प्लान बनाया और वो मुझसे एग्जीक्यूट करवा रहा है, वैसे ही रूसो कहता है कि मैन कैन बी फ्री। व्हेन कैन ही बी फ्री? जब अगर वो खुद के सेल्फ मेड लॉज बनाए और फिर अथॉरिटी वही सेल्फ मेड लॉज को इंप्लीमेंट करवाए, तो दैट विल बी लिबर्टी। और ऐसे हम लोग जो है वो क्या कर पाएंगे? ऐसे हम लोग जो है वो अथॉरिटी और लिबर्टी के बीच में बैलेंस बना पाएंगे। सबको क्लियर हुआ? यस। क्या नहीं क्लियर हुआ इसमें? साधना। बैलेंस बन गया ना? लॉस कौन बना रहा है? तुम बना रहे हो। ठीक है, सिर्फ उसको एनफोर्स कौन करवा रहा हूं? मैं करवा रहा हूं। पहले अथॉरिटी अगर हूं मैं, अथॉरिटी ही लॉ बनाएगा, अथॉरिटी ही एनफोर्स करेगा। तो ये जबरदस्ती हो गई, अथॉरिटेरियनिज्म हो गया। बट अभी जो है वो लॉ तुमने बनाया लेकिन एनफोर्स मैं करवा रहा हूं। तो क्या हो गया? लिबर्टी भी मिल गई तुमको। समझे? समझे सब लोग? कि अगर सेल्फ मेड लॉज हैं, इसका मतलब ये भी हुआ कि लॉज बनाते समय में तुम्हारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली लॉ मेकर्स को बनने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन मतलब दे आर एबल टू चूज आवर लॉ मेकर। अब रूसो के सेंस में है क्या? बिल्कुल नहीं है। रूसो के सेंस में कोई भी लॉ हमने नहीं बनाया। हम लोग थोड़े कम फ्री होंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर दिए हैं और रिप्रेजेंटेटिव अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत का इलेक्ट करने की कैपेसिटी अपने पास में, इलेक्ट होने के बाद में वो कैसे लॉज बनाता है वो तो कैपेसिटी अपने पास में नहीं है ना। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर लॉ गलत बना है तो उस लॉ को उन लोग हटवा भी सकते हैं लोग। अगेन वही इनिशिएटिव लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बनाना चाहिए या नहीं? अब उसके प्रोज और उसके कॉन्स दोनों के आर्ग्यूमेंट है। प्रोज किस लिए? तो अगर किसी ने वो गंगूबाई काठियावाली ये वाली मूवी अगर आलिया भट्ट की देखी है तो आपको समझ में आएगा कि क्यों करना है। कि प्रोस्टिट्यूशन जो है, ये प्रोस्टिट्यूशन ये एक एंशियंट बिजनेस है। ये आज का नहीं है, पहले से ही चल रहा है। पहले में भी ऐसी बहुत सारी नगरिकाएं वगैरह हुआ करती थी, और प्रोस्टिट्यूशन पहले से ही चलते हुए आ रहा है। इवन एक तवायफ कल्चर वगैरह हुआ करता था मुगलों के पीरियड में वगैरह भी। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम नया है। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन से होने, प्रोस्टिट्यूट्स के अगेंस्ट में होने वाले वायलेंस को कैसे रोकेंगे? उनके हेल्थ की सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं?
तो कुछ कंट्री जैसे थाईलैंड हो गए, नेदरलैंड्स हो गए, इन कंट्रीज के अंदर में प्रोस्टिट्यूशन को बकायदा लीगल बनाया गया है। लीगल बनाने की वजह से वहां पे कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, कि जो भी सेक्स होगा वो प्रोटेक्टेड सेक्स होगा। दूसरी बात है कि उनके बच्चे अगर होते हैं तो उनकी बच्चों की देखरेख होगी, उनके अगेंस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इनके बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। उनको सारे हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगे। उनके अगेंस्ट में अगर किसी ने वायलेंस किया, अभी आज अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है और मान लो उसने अपनी सर्विसेज दी, उसके बाद में अगर उसको पैसे नहीं दिए तो वो कहाँ जाएगी? पुलिस के पास में जाके कंप्लेन कर सकती है, बोल सकती है क्या कि भाई आई एम इन्वॉल्व इन टू प्रोस्टिट्यूशन एंड दैट इज वाई उससे मेरे पैसे वसूल करके दो। नहीं है ये सब। लेकिन ये सब वहां पर है क्योंकि लीगल करने पे ये सब फायदे मिलते हैं। और हमने वो गंगूबाई मूवी के अंदर में देखा भी कि प्रोस्टिट्यूशन रियल है और रहेगा, आगे भी रहेगा। तो उसके अंदर में हम देखते हैं कि वो उसको मारता है, उसको पैसे भी नहीं देता है, मतलब वायलेंस प्लस नो मनी। और तुम पुलिस से अगर हमेशा डरते रहोगे तो तुम कभी कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, मतलब तो तुम्हारा और शोषण हो रहा है। पहले ही तुम अपने हालात से शोषित थे, यू डिड नॉट हैव मनी, इसके लिए फिर तुमको क्या करना पड़ा? इसके लिए तुमको प्रोस्टिट्यूशन अपनाना पड़ा। अब जब प्रोस्टिट्यूशन अपना लिया है तो उसके बाद भी तुम्हारा शोषण हो रहा है। तो ये प्रो में आर्ग्यूमेंट है। नोज में आर्ग्यूमेंट क्या है देंगे कि नहीं नहीं, लीगल कर दोगे तो फिर कल को और लोग जो है इसके अंदर में बढ़ जाएंगे। हम तो चाहते कि लोग प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में जाए ही नहीं, अलग अलग दूसरे कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। क्यों किसी को अपनी बॉडी बेच करके कमाना है? और ये इमोरल है, रीजन बीइंग कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची कल को प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में जाए। कोई चाहेगा? कोई इच्छा से चाहेगा क्या? कौन है यहाँ पे जो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा पॉर्न स्टार बने बड़ा होके? कोई बोलेगा मेरा बच्चा जो है वो एकदम प्रोस्टिट्यूट बने? कोई नहीं बोलने वाला है। जिगोलो बने? कोई नहीं बोलने वाला है। दो सरकमस्टेंसेस की वजह से वो हुआ। तो आप अल्टरनेटिव उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवाने की कोशिश करो। तो ऐसी अलग अलग आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसिकली दी जाती है प्रोज एंड कॉन्स में। पर मॉरली आप लोग इसके कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हो। तो क्या करो? तो तुम जनता से पूछ लो, जनता क्या कहती है। जनता जो कहेगी वो फाइनल। तो सभी लोगों को आप लोग इसके अंदर में वोटिंग में इन्वॉल्व करो। एवरीबडी विल वोट, एवरीबडी विल टेल कि क्या कर रहे हैं, यस और नो। अगर मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि नहीं प्रोस्टिट्यूशन शुड बी मेड लीगल, तो तुम्हारे देश में लीगल करो। और अगर मेजॉरिटी लोग तुम्हारे यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं इट शुड नॉट बी मेड लीगल, तो नहीं करोगे। तुम्हारे देश को क्या करना है वो डिसाइड करने के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ही इज ऑफ दैट ओपिनियन, लॉ बनाने में ही तुम्हारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्विट्जरलैंड में है, हमारे यहाँ पे नहीं है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में है। इसका मतलब हुआ कि तो विंस्टन चर्चिल हमेशा कहते थे, ये विंस्टन चर्चिल नहीं, सॉरी, विंस्टन चर्चिल तो बोलते थे कि टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, नॉट थ्री चीयर्स, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, बस दैट्स इट। एक दूसरा बंदा था, उसने बोला था कि आई थिंक मैं भूल रहा हूं नाम, इंग्लिशमैन आर फ्री वंस इन अ 5 ईयर। वैसे ही इंडियंस आर फ्री वंस इन अ 5 ईयर, कि हम लोग 5 साल में एक बार फ्री होता है। कब? जिस दिन अपने को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, बस उसी एक दिन के लिए हम लोग फ्री हैं। उस एक दिन के लिए ही हम लोग जो है वो सत्ता में है। बाकी दिन तो हम लोग सत्ता में है ही नहीं। बाकी दिन तो ये सब पॉलिटिशियंस अपने को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो वो कहता है कि अगर हम लोग सेल्फ मेड लॉज अगर बनाए, कि हम लोग अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, तो हम लोग जो है वो अथॉरिटी और इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो वो बोले कि उससे पूछा कि भाई कैसे करना है वो। तो कहता है कि ठीक है देखो सुनो, दो विल होती है, विल मतलब इच्छाएं। ओके, दो विल है। एक जो विल है उसको हम कहते हैं रियल विल, और दूसरी जो इच्छा होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल विल। क्या बोलते हैं? रियल विल एंड एक्चुअल विल। अब फर्क क्या है दोनों में? रियल विल अनकरप्टेड विल है, जो बच्चे के अंदर की जो विल थी ना, जो करप्ट नहीं हुई समाज में आने के पहले,
वो वाली विल रियल विल है, कि दूसरों को दुख में देख करके तुम भी दुखी होते हो। एकदम अनकरप्टेड विल, एकदम जो, तो बेसिकली ये भी ऐसा एक कंसेप्ट लेकर के आता है। तो ही इज ऑल्सो थिंकर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट इसकी बुक का नाम ही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थिंकर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर जो भी आते हैं उनके तीन कंपोनेंट आ जाएंगे। सबसे पहला होगा ह्यूमन नेचर, दूसरा होगा स्टेट ऑफ नेचर, और तीसरा होगा कॉन्ट्रैक्ट। उनसे पूछा ह्यूमन नेचर कैसा है, वो कहते हैं ह्यूमन नेचर इसेंशियली गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ह्यूमन नेचर तो बहुत ही अच्छा है, इसेंशियली गुड है। भगवान ने अपने को पैदा ही ऐसा किया था, बहुत अच्छा है नेचर। बोले ओके, तो फिर स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा? स्टेट ऑफ नेचर भी बोले बहुत मस्त था, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता है स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि तुम अकेले रहते हो यूजुअली। तो बोले ये नेचुरल मैन जो है ना, ये बहुत अच्छा है। इसको वो कहता है कि नोबल सैवेज, कि सैवेज जैसा दिखता है वो, ठीक है, सैवेज जैसा दिखता है वो, लेकिन है एकदम नोबल, बहुत एकदम मन का शांत है, कि उसके मन में कोई पाप नहीं, कोई मरते हुए दिख रहा है उसको बचाएगा, और कुछ है तो करेगा, माइन दाइन की फीलिंग नहीं कि ये मेरा ये तेरा, ये भी खाता है वो भी खाता है, आगे जाता है पीछे आता है, जैसे करने है वैसी जिंदगी जीता है। उसको दूसरों के बारे में भी थोड़ी सी उसके मन में है कि दूसरों को हम लोग हर्ट ना करें वगैरह, तो नोबल सैवेज है मैन, अच्छा है, इसेंशियली गुड है, स्टेट ऑफ नेचर भी बहुत अच्छा है बोले। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? वो बोले प्रॉब्लम शुरू होती है जब नेचुरल मैन सिविलाइज्ड मैन बनता है, कि जैसे ही तुम सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करते हो वहां पर करप्शन होना स्टार्ट होता है। जो उसकी रियल विल थी ना, जो अनकरप्टेड विल थी, जो प्योर विल थी, जैसे बच्चे के मन में एकदम प्योर थॉट्स होते हैं, प्योर भावनाएं होती है वैसा, तो बोले कि ये प्योर था वो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही समाज के साथ में वो रहना शुरू करता है, जैसे ही सोसाइटी के अंदर में वो रहना शुरू करता है, उसमें साइंस की डेवलपमेंट होती है, उसमें आर्ट की डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से ये एक्चुअल विल आती है, मतलब ये करप्टेड विल होती है। कैसा होगा? करप्टेड इच्छाएं हैं अब तुम दिखावा करना चाहते हो। देखो देखो देखो, मेरा टी शर्ट देखा क्या? ये देखो, मैं तो सुपर ड्राई के टी शर्ट्स पहनता हूँ, मैं कितना अमीर हूँ। देखो मैं वॉच पहनता हूँ महंगी वाली, देखो आईफोन, आईफोन है मेरे पास में। अब ये दिखावे के इसमें आता है, ये करप्ट होने लगता है, ये एक्चुअल विल है उसकी। तो वो बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर भी अच्छा ही था, सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन गड़बड़ होती है बोले जब तुमने सिविलाइजेशन शुरू किया। क्या किया? सिविलाइजेशन शुरू किया। जैसे ही सिविलाइजेशन शुरू किया, जैसे ही तुम सोसाइटी के अंदर में आए, तो आर्ट साइंस ये सब डेवलप होने लग गया, और उसके अंदर में तुम्हारे अंदर में माइन एंड दाइन की फीलिंग आने लगती है कि मेरा और तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, और अब एक इंसान डिप्राइव्ड एनिमल बन चुका है। क्या बन चुका है? डिप्राइव्ड एनिमल, कुछ नहीं बोले, कुत्ते जैसी जिंदगी अपनी। अब हम लोगों को दूसरों के लिए कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आपके बारे में भी तुम दूसरों के नजरिए से सोचते हो, लोग क्या कहेंगे। तो बोले लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या लोग क्या कहेंगे? तो उनको सोचने दो, उनको कहने दो। तो इन सब इच्छाओं में हम लोग जो है वो क्या है, कुंठित होते जा रहे हैं। तो बोलता है कि अब दो ही ऑप्शन है, या तो तुम वो ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर में जाओ, या फिर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर में तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तो वो ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर में मैन ना बहुत फ्री था, खुश था, वैसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अब सिविलाइजेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन बोले सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तो बोले सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है कि हम लोग सभी लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? यहाँ भाई जितने भी लोग हैं सारे के सारे आए, एवरीबडी कम हियर। तो वैसे भी वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव सॉरी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का सपोर्टर है, बोलता है सब आओ। आने के बाद में everybody in that contract agrees that we will act as per our real will, not actual will, because actual will कैसी है? करप्टेड। अनकरप्टेड जो मेरी रियल विल है, उससे हम लोग एक्ट करेंगे,
और फिर उसके हिसाब से हम लोग लॉज बनाएंगे, और उसी का समेशन जो है वो बन करके आएगा, जिसको हम कहेंगे जनरल विल। क्या बनेगा ये? जनरल विल। तो उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जनरल विल निकल करके आती है। समझ गए सबको? रियल विल, एक्चुअल विल, जनरल विल, तीनों में फर्क समझ में आया? रियल विल अनकरप्टेड विल, एक्चुअल विल करप्टेड विल, और जनरल विल इज समेशन ऑफ ऑल द रियल विल ऑफ ऑल द पीपल। नॉट पर। रियल विल नॉट करप्टेड। एवरीबडी एग्रीज कि हाँ भाई, हम लोग खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, जनरल हम लोग काम करेंगे, और ऐसे जनरल विल जो है वो आएगी। यही जनरल विल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका फाइनल, और यही उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक में भी लिखा है। एंड नाउ ही सेज कि वंस द जनरल विल अराइजेस, देन एवरीबडी विल बी फोर्स्ड टू इंप्लीमेंट इट। एक बार जनरल विल आ गई, जनरल विल आ गई, तो अब फिर सभी लोगों को हम लोग फोर्स करेंगे कि तुमको इसके हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो पनिश करेंगे। क्योंकि लिबर्टी सही मायनों में तभी आएगी। बेस्ट एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, एक्चुअल विल जो है वो करप्टेड विल है। वो हर बार आपको कहेगी कि मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, अगले वाले का क्या हो रहा है छान दे, भाड़ में जाए सब। एक्चुअल विल इज अ करप्टेड विल। रियल विल क्या होगी? रियल विल होगी कि हमको थोड़ा समझदार बनना होगा। अब वो इतने देर से खड़ा है ना, वो उनको जान दो थोड़ी देर, थोड़ी देर हम जाएंगे, थोड़ी देर इधर से लोग पैदल जाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो एकदम सब कुछ सही होगा। तो नॉन सेल्फिश विल से आप काम करो। नॉन सेल्फिश विल क्या है? रियल विल है। तो हम लोग सब बोले कि यार यार ये ट्रैफिक बहुत हो जाता है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन क्या करें? तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है। अभी से हम लोग जो है वो सब मिल गए, साथ में मिल गए। हमने बोला कि एक काम करेंगे, एक तो हम लोग सिग्नल लगाएंगे कि रेड, ग्रीन, और तीसरा जो अपना येलो है वो वाला। ठीक है, रेड का मतलब होता है जाओ, ग्रीन का मतलब, सॉरी, रेड का मतलब है रुको, ग्रीन का मतलब है जाओ, और येलो का मतलब है कि अभी है, या तो खत्म हो रहा है या फिर जाने की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर यहां पर अगर तुम खड़े हो और तुम्हारे सामने रेड है तो मत जाना। इन लोगों को जान दो, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं, और प्लस यहां से जिनको राइट लेना है उनको जान दो, प्लस जिनको यहां से लेफ्ट लेना है उनको जान दो। ऐसा ही यहां पर भी। ठीक है, और इसी के बीच में आप लोग जाने आने वालों के लिए भी आप लोग सुविधा कर दोगे। अब ये क्या हुआ अपने रियल विल में कि भाई सबके टाइम की सेम कीमत है। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, तेरा टाइम कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। सबके टाइम। तो हम सब जो है वो अनसेल्फिश विल से काम किया, और फिर हमने एक जनरल विल बनाई। और जनरल विल जो है वो एक बार बनाने के बाद में फिर एवरीबडी विल बी फोर्स टू बी फ्री, कि अब सबको मानना पड़ेगा। अब अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो $5,000 फाइन। क्योंकि एक्चुअल विल में क्या होगा? गड़बड़ ही होगी। यहां पर सिर्फ अफरा तफरी अपने को मिलेगी। समझ रहे हो? यस। तो इस तरीके से वो बेसिकली रूसो जो है वो अपनी बातें रखता है। तो रूसो जो है, एनलाइटनमेंट का दौर चल रहा है। व्हाट इज एनलाइटनमेंट का दौर? एज आई सेड कि एनलाइटनमेंट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी 17th और 18th सेंचुरी की, जिसमें सिर्फ, ठीक है, अब तक जो पहले बातें चल रही थी गॉड को लेकर के, वो गॉड नहीं, अब रीजन, नेचर, ह्यूमैनिटी, ये सब चीजें जो साथ में आती है। अब फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स, इसके अंदर में डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं। और इसमें खास करके एक ही चीज ज्यादा इन लोग जो है वो सेलिब्रेट करते थे, दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ रीजन। एनलाइटनमेंट पर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनफैक्ट सारे के सारे चर्चेस वगैरह ना बंद कर दिए गए थे। उनको टेम्पल ऑफ रीजन वगैरह नाम दिया गया था। क्लर्गी वर्गी सबको उड़ा दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो वो हो गया द पावर बाय विच ह्यूमंस अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड इंप्रूव देयर कंडीशन। तो ये सब हम लोग जो है वो एनलाइटनमेंट में देखते हैं। ओके, तो एनलाइटनमेंट का एज चल रहा है उस समय में, और यही एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट में है। तो कंसर्न ऑफ रूसो इज रिकंसिलिएशन ऑफ लिबर्टी एंड अथॉरिटी। कैसे हो सकता है वो? तो वो कहता है कि देखो, हर एक इंसान का एम है हैप्पी रहना। हैप्पी वो कब रहेगा? जब उसके पास फ्रीडम है। और फ्रीडम
द ट्रू फ्रीडम इज व्हेन मैन कैन लिव एज पर हिज ओन विल रादर देन विल ऑफ अदर्स। दूसरों की इच्छा से नहीं, मैं खुद की इच्छा से जिंदगी जियो। तो खुद की इच्छा से जब तुमको जिंदगी जीनी है तो इसका मतलब है कि यू कैन बी फ्री ओनली व्हेन देर आर सेल्फ मेड लॉज। इट मीन्स ही सपोर्ट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इवन महात्मा गांधी जो है वो भी ऐसे ही पंचायती राज के अंदर में, जो पंचायती राज सिस्टम हमने जो लाया है ना, वो कहीं ना कहीं इसी चीज से इंस्पायर्ड है। समझे? तो रूसो का जो कंसर्न है वो काफी एकदम सिंपल सा कंसर्न है। बुक क्या लिखी? बुक लिखी इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ओपनिंग लाइन ही है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। और ये है ही ना। आप देखो ना कितने बंधनों से आप लोग खुद बंधे हुए हो। रिलीजन के बंधन से बंधे हो, सोसाइटी के बंधन से बंधे हो, क्लास के बंधन से बंधे हो, इच्छाओं के बंधन से बंधे हो। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैन इज फ्री बट सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, अथॉरिटी, इन सब की वजह से हमारा फ्रीडम जो है वो कम है। और आज के जमाने में फ्रीडम नाम की कोई चीज ही नहीं है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ओके, तो ये जो है वो रूसो कहता है। फिर रूसो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका ह्यूमन नेचर, वो बोलता है कि मैन इज एसेंशियली गुड, ही इज अ नोबल सैवेज। नोबल सैवेज मतलब मैन हैज सेल्फ लव बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो हैज सिंपथी फॉर अदर्स। ठीक है, इतना ही नहीं, तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा है? स्टेट ऑफ ब्लिस है। मैन इज नोबल बट, मैन इज सैवल बट नोबल। और मैन जो है वो अपने खुद के रियल विल के हिसाब से काम कर रहा था, ट्रू नेचर के हिसाब से काम कर रहा था। बट गड़बड़ कहाँ होती है? जब सिविलाइजेशन आता है। जैसे ही सिविलाइजेशन आता है तो रीजन उसके अंदर में ग्रो होने लगता है, आर्ट एंड साइंस उसके अंदर में ग्रो होने लगता है, और वहीं पर प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि वो कहता है कि रीजन ने और साइंस ने अगर कुछ किया है तो वो क्या किया है? उसने माइन एंड दाइन की फीलिंग बढ़ाई है। आज इंसान इंसान नहीं रहा है, डिप्राइव्ड एनिमल बन चुका है। वो अपनी नेचुरल लाइफ जी नहीं पा रहा है और हैप्पीनेस उसको नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या है? दो ही, इधर गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उस कॉन्ट्रैक्ट से हम काम करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय में तुमको रियल विल पता होनी चाहिए। तो रियल विल इज अनकरप्टेड विल, इसेंशियली गुड। ओके, ओ ही इज फ्री ओनली व्हेन ही एक्ट्स एज पर इट। और एक्चुअल विल जो है करप्टेड है, सेल्फिश विल है। ओके, और अगर ऐसे बिहेव करेगा तो फिर गड़बड़ ही होगी, और इसके अंदर में इल्यूजन ऑफ फ्रीडम तुमको मिलेगा, ना कि रियल फ्रीडम तुमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो बेसिकली बात करता है कि रियल विल ओरिजिनल है और एक्चुअल विल जो है सेल्फिश विल है। तो वो कहता है कि जब हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जनरल विल बनेगी। और जनरल विल क्या होगी? कि जनरल विल इज सम ऑफ द रियल विल ऑफ ऑल द पीपल। कि एवरीबडी एग्रीज कि हम लोग जो है वो हमारे रियल विल के हिसाब से काम करेंगे। इसका मतलब जो सॉवरेंटी है वो किसके पास है? वो लोगों के पास में है। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थिंकर ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। वो बिल्कुल नहीं कहता है, वो नहीं कहता है कि सॉवरेंटी पार्लियामेंट के पास है। वो बिल्कुल नहीं कहता है कि सॉवरेंटी किसी और के पास में है। वो बस एक ही बात कहता है, सॉवरेंटी लोगों के पास में है। जनरल विल इज सुप्रीम, और जनरल विल के हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा। हम्म। नहीं, सर वो एम्फोसाइज कर रहा है रियल विल में एनलाइटमेंट की। क्यों? अगर मैं, नहीं नहीं, अगर मैं ट्रैफिक रूल्स बना रहा हूं उसमें अगर सिर्फ खुद के इंटरेस्ट नहीं देख करके अगर मैं बना रहा हूं तो फिर वो तो पॉसिबल है। तो वो आइडियलिज्म कैसे हो गया? सर वो ओवर एम्फोसाइज कर रहा है प्योर फॉर्म्स पे, जो करप्ट फॉर्म प्योर है। नहीं, प्योर में बस वो बोल रहा है कि सेल्फिश मत रहना। लॉ बनाते समय में सेल्फिश मत रहना, दूसरों का भी सोचना। तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए उसको आइडियलिस्ट बोल सकते हैं। वो रियलिस्ट। मटेरियलिस्ट तो बोल ही सकते हैं, रियलिस्ट अगर ट्रू सेंस में वैसा हॉब्स जैसा रियलिस्ट नहीं बोल सकते, सही बात है, लेकिन मटेरियलिस्ट तो है वो, तो ऐसे आइडियलिस्ट भी नहीं बोल सकते आप उसको। ठीक है, ओके, तो ये उसका है। ओके, तो आई होप सबको जनरल विल समझ में आया। और जनरल विल में एक और चीज है, जनरल विल एक बार बन गई तो उसको फिर हमको सबको काम करना ही पड़ेगा। तो इन द वर्ड्स ऑफ रूसो, मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। इसका मतलब क्या? कि जनरल विल जो है वो सबकी रियल विल को रिप्रेजेंट करती है। मैन इज फ्री ओनली व्हेन ही फॉलोज द लॉज। स्टेट कैन पनिश अ पर्सन या फोर्स हिम टू, यू नो, टू बी फ्री, बिकॉज
अगर वैसा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहता है कि रियल, इसलिए जनरल विल इज इंडिविजिबल, इसेंशियली गुड एंड सम ऑफ रियल विल एंड इट इज ऑलवेज राइट। वंस इट इज मेड तो इट इज ऑलवेज राइट। फिर अगर कोई तोड़ेगा ट्रैफिक के नियम्स तो फिर हम लोग उसको पनिश करेंगे। पहले बनाते समय में हमने कानून बना दिए, कानून बनाते समय में हमने सब अपनी खुद की बस इच्छाएं नहीं देखी, सबकी देखी और उसके बाद में बना दिया है। अब बाद में फिर कोई तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा तो फोर्स करेंगे। लेकिन फिर लोग बोले कि कुछ लोगों को ये अथॉरिटेरियन लगने लग गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। हेगल ने क्रिटिसाइज किया। हेगल बोलता है कि तुम्हारे इसी वजह से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रेन ऑफ टेरर देखते हैं। रेन ऑफ टेरर में क्या होता था कि जब इन्होंने लुई 16 को जब इन्होंने गिलोटिन करके मार दिया, उसकी क्वीन को भी मार दिया, तो मारने के बाद में जब भी इनको लगता था कि ये हमारे रिवॉल्यूशन का दुश्मन है, खटक करके उड़ा देते उसको भी। जो जो इनको लगता कि ये हमारा दुश्मन है उसको खटक 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 उड़ा देते। थोड़ा सा भी शक है उड़ा दिया, शक है उड़ा दिया। तो वो रेन ऑफ टेरर चली। ओके, वो कहता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो एक्सेसेस हुए कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रूसों की वजह से हुए, क्योंकि तुमने ये जनरल विल का कंसेप्ट दिया कि वंस दिस जनरल विल कम्स तो मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। इजाइया बर्लिन भी बोलता है कि तुम टोटलिटेरियन लीडर्स जो है इन्होंने इसी के नाम पे इन्होंने लिया। लेकिन फिर उसके डिफेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि देखो कभी भी उसका एम ये नहीं था, वो तो हमेशा चाहता था एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी बने, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बने, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही वो चाहता था कि टेरर हो। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म इस तरीके से दिया जाता है। ओके, बाकी यस, कभी मतलब ये सवाल यूपीएससी पूछेगी नहीं, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हॉब्स लीगल सॉवरेंटी का थिंक करे कि जो लॉ बना सकता है वही सॉवरेन है। ठीक है, लॉक जो है वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी का थिंक करे। ठीक है, तो वो बोलता है कि सॉवरेंटी जो है वो बेसिकली जो पार्टी पावर में आई है उसके पास है। और रूसो जो है वो पॉपुलर सॉवरेंटी का थिंकर है। वो बोलता है भाई लोगों के पास में ही सॉवरेंटी है। ठीक है, ऐसी तीन सॉवरेंटी है। बाकी फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हमको फिर भी ऑथोरिटेरियन ही लगता है। इसलिए एक बंदे ने कहा कि रूसोस जनरल विल इज हॉब्सस लेवियाथन विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। मतलब क्या? मतलब क्या? तो हॉब्स ने लेवियाथन बनाया। लेवियाथन कैसा था? एब्सोलूट, एब्सोलूट अथॉरिटी। ठीक है, रूसो की जनरल विल भी लेवियाथन जैसी ही है, सिर्फ उसका हेड आपने काट दिया है। ठीक है, मतलब दिखाने के लिए कि थोड़ा वो लोगों से आया है वगैरह वगैरह, लेकिन है वो लेवियाथन ही। ये लेवियाथन से ही आप उसको इक्वेट कर रहे हो। ओके, कि थोड़ा लेसर लेवियाथन बट लेवियाथन ही है। समझे कि एविल तो है ही, सिर्फ थोड़ा सा लेसर एविल है, बस थोड़ा सा लेसर एविल है। तो फिर उसमें फिर अपने को इसको हाँ भी बोलना है और ना भी बोलना है, और फिर उसके बाद में डिपेंड्स करके आंसर को खत्म करना है कि लेवियाथन जो है ये टर्म एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, हॉब्स ने बताया था। द स्टेट हैज नॉट ओनली एब्सोल्यूट पावर बट ऑल्सो पावर टू पनिश दोज हु डू नॉट ओबे द स्टेट। ओके, और हॉब्स जो है ये सिर्फ एक सेल्फ प्रिजर्वेशन को छोड़ करके देता है। और कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। जनरल विल इज द टर्म यूज्ड बाय रूसो, इट रिप्रेजेंट्स पॉपुलर सॉवरेंटी। General will is the expressed through constitution and laws made by the state. Rousseau held that man can be forced to be free if man is not obeying laws, he can also be punished. तो दोनों केस में अपने को दिख रहा है कि पनिशमेंट पनिशमेंट दिखाई दे रही है। ओके, तो इसके लिए फिर कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि लेवियाथन, इसकी जनरल विल और इसका लेवियाथन जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ओके, बट फिर कुछ थिंकर्स कहते हैं कि इट वुड बी एन अप्रोप्रिएट। ओके, क्योंकि देखो ये एक्सपोनेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। वो बोलता है कि जनरल विल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समेशन है, लेकिन हॉब्स जो है वो सिर्फ एक ही इंसान को पावर दे रहा है। ये जनरल विल कैसे बना रहा है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू बना रहा है, डेमोक्रेसी के थ्रू बना रहा है। तो रूसोस जनरल विल इमर्जेस ओनली व्हेन पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली। Through direct participation, General Will, Rousseau wanted to reconcile authority and liberty.
इसीलिए फिर ये वाली बात बोलना कि उसका मेन जो कंसर्न है वो फ्रीडम है, ना कि एक एब्सोल्यूट स्टेट है, तो इसीलिए फिर ये बोलना कि ये है ऐसा, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो अपने को दोनों साइड जो है वो देनी है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन था कि एज सुन एज नेशन अपॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव इट इज नो लॉन्गर फ्री, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, 2004 में पूछा है। क्वेश्चन का मतलब क्या है समझ करके लो। ये कहता है कि डेमोक्रेसी एक ही टाइप की हो सकती है और वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो कहता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। द मोमेंट आई अपॉइंट समवन एज माई रिप्रेजेंटेटिव, ओके, तो उसके बाद में फिर मैं नहीं बचता, या फिर ऐसी कोई डेमोक्रेसी ही नहीं बचती फिर। तो वो बोलता है डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एज सुन एज नेशन अपॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इट नो लॉन्गर इज फ्री, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, खत्म। कि अपने देश में जैसे ही तुमने अपने रिप्रेजेंटेटिव लगा दिए तुम खत्म हो फिर। तो फॉर रूसो डेमोक्रेसी वॉज डायरेक्ट और इट वॉज एन डेमोक्रेसी एट ऑल। अकॉर्डिंग टू हिम द डे यू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज द डे यू लूज योर फ्रीडम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। When compared with Locke, Jean Jacques Rousseau sometimes seems to be more radical Democrat, क्योंकि लॉक तो फिर भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर लेता है, ये तो बोलता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम की ही नहीं है, आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो। Rousseau asserts that democracy is incompatible with representative institution. He argues that sovereignty of the people can be neither alienated nor represented. मेरी सॉवरेंटी कोई नहीं दिखा सकता है, मुझे ही देनी पड़ेगी। तो ये बोलता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आइडिया मॉडर्न है। ही प्रपोज दैट एंशियंट रिपब्लिक में तो इनफैक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, चाहे एथेंस की बात करो या और कुछ बात करो। तो कहता है कि इसीलिए कि जिस समय में तुम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हो उस समय में तुम अपना नेशन खो देते हो, उस समय तुम अपना फ्रीडम भी खो देते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अपना रूसो हो गया कंप्लीट। मैंने कहा था एक ही लेक्चर मुझे लगेगा, और अगले लेक्चर में यानी कि वेडनेसडे के थर्सडे के लेक्चर में हम लोग मिल से शुरू करेंगे, और मोस्टली थर्सडे और फ्राइडे में मिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।